हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंटरनेट मॉडल पेपर 2021 के मॉडल साइंस में मॉडल सेट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से मिला लीजिए, क्योंकि इसमें मॉडल सेट में आप लोग के पता है कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो गलती देता है, चाहे आंसर गलती देता है, आप उसको सही से टिक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। तो आप लोग याद रखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक होती है। तो धनात्मक को पॉजिटिव VE से सूचित करते हैं। देखिए VE का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, अगर प्लस में लिखा है तो पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव माने होता है प्लस में, और माइनस VE लिखा है तो इसका होगा निगेटिव। निगेटिव मतलब माइनस में, ठीक है। तो ऐसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। आप यहाँ से ऑप्शन पहले देखिए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक जैसा ऑप्शन है, दोनों एक जैसा, बाकी आंसर दोनों गलती है, ठीक है। ये दोनों आंसर गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि आप 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस नहीं प्रयोग कर सकते हैं, नहीं 50 सेंट यहाँ से। तो आप कहिएगा कि कौन सही होगा। तो आप यहाँ से या तो पहला में से एगो जीरो काट दीजिए, या तो तीसरा में के एगो जीरो काट दीजिए। तो इसका आंसर होगा, इसको गलती कर देते हैं, अभी पहला वाला को गलती कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सही कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस होगा। 5 सेंटीमीटर। आप कहिएगा कि कैसे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होगा। तो भैया आप लोग पढ़े होंगे उत्तल लेंस में कि जब किसी उत्तल लेंस के F1 यानी प्रकाशीय केंद्र O और F1 के बीच अगर वस्तु रखा जाए, तो आप लोग जानते हैं कि एगो F2 से गुजरता है, यहाँ से F2 से, और एगो जाता है प्रकाशीय केंद्र से, और इधर ही ना प्रतिबिंब बनेगा, यानी सीधा बनेगा। तो शब्दकोश में हमको पढ़ना है, यहाँ लिख रहा है कि शब्दकोश में पढ़ना है, तो हम उल्टा थोड़े पढ़ेंगे, सीधा पढ़ेंगे। तो भीरू रखेंगे तब ना, भीरू का मतलब समझ रहे हैं ना, नज़दीक रखेंगे तब ना। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः कौन सा समांतर लगा रहता है। तो देखिए उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने साइड मिरर, आप लोग जानते होंगे कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, ठीक है। अब व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखाई देगा। तो जितना चाल से आपको कहेगा भैया, ठीक है, आपको कहेगा कि जो भी चाल से कहेगा कि आ रहा है समतल दर्पण की ओर, उसका आधा हो जाता है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर 4 मीटर प्रति सेकंड है तो 2 मीटर, अगर 5 मीटर होगा तो कहेंगे 2.5 मीटर प्रति सेकंड से। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। तो देखिए फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो आँख में कौन सा उत्पन्न दोष होगा? तो दूरदृष्टि होगा, क्योंकि दूर फोकस दूरी बढ़ गया तो दूर की चीज़ दिखाई देगा, और जो दृष्टि दोष हुआ रहता है ना, वही चीज़ आपको दिखाई देता है। पढ़े होंगे कि तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष, यानी दूरे के वस्तु दिखाई देगा। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लेंस होते हैं। तो भैया यहाँ समझिए, दूरदृष्टि दोष है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अब कहिएगा कि कैसे? हम आपको बार बार बताए थे कि आप एक ट्रिक याद रखिए कि दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। ये पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो अब यहाँ से ट्रिक क्या है? तो 2 है तो 3, 3 है तो 4। अब कहिएगा कि ये कैसा ट्रिक है? 2 अक्षर के दूर है, 3 अक्षर का प्रयोग करेंगे, 3 अक्षर का निकट लिखा हुआ है, 4 अक्षर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, तो दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। ठीक, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है।
आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम होती है। आवेश का एसआई मात्रा क्या होती है? कूलम होती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन आवेश ऋण आवेश माना जाता है। ये आप लोग भी जानते होंगे। नामकरण जिसने किया वह है, देखिए विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। यह नामकरण किसने किया था ये पूछा है। आप लोग समझिए, आवेश का जो खोज किया था ना, वो किया था कूलम। आवेश का खोज किसने किया था? कूलम किया था। बाकी नामकरण धन आवेश और ऋण आवेश जब नामकरण कौन किया था? तो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद हो जाएगा, कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे है कि एक पदार्थ को एक कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है, तो इस आवेशन में पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 6.25 × 10⁻18। आगे समझिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। एगो विद्युत बल्ब है ना, उस पर 220 वोल्ट है अंकित, यानी V बराबर 220 वोल्ट हो गया। ठीक, यानी वोल्टेज दिया है। और 100 वाट, वाट क्या है? शक्ति ना है। शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है। तो शक्ति दिया हुआ है, P दिया हुआ है कितना? 100 वाट दिया है। P कितना दिया है? 100 वाट। समझ में आ रहा है? तब पहले बताइए कि जब 220 वोल्ट था, उस वोल्टेज 220 वोल्टेज था और 100 वाट शक्ति लग रहा था, तब भैया प्रतिरोध कितना होगा? आर का मान पहले हम पता करेंगे तब ना। तो आर का मान पता करने के लिए P बराबर एक फार्मूला होता है V²/R। ठीक है, क्या होता है? V²/R होता है। आप लोग विद्युत चैप्टर पढ़े होंगे, ऐसे तो हम समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में आप लोग के पढ़ाई नहीं हुआ होगा बेहतर तरीक़ा से। फिर भी अगर आप पढ़े होंगे तो आप याद किए होंगे कि P बराबर V² क्या होता है? R होता है। तो अब यहाँ से देखिए, P का मान बैठा दें 100 बैठा दिए। अब V² है ना, V के मान कितना है? 220 है। तो इसको दो बार लिख सकते हैं, 220 × 220। अब बटा में R है तो R लिख दें। अब देखिएगा भैया, R बराबर 220 × 220। अब बटा में देखिए, यहाँ से R इधर ले गए और 100 को हम बटा में लिख सकते हैं। देखिए 100 यहाँ से यहाँ ले दिए तो 2 गो 0 से 2 गो 0 कट गया। तो चलिए, हमको R का मान निकल गया था कितना? 484 ओम। ठीक है, कितना निकल गया था? अरे देखिए, यहाँ से 220 था ना जी, R बराबर लिखे थे ऐसे इस तरह से करके। अब बटा में 100 था ना, 2 गो 0 से 2 गो 0 कट गया, तो 22 में 22 से गुणा कर देंगे तो 484 ओम हो जाएगा ना। तो जब R का मान 484 ओम निकल गया, R का मान, यानी हमको पता चल गया कि प्रतिरोध कितना लग रहा है? 484 लग रहा है। अब भैया यहाँ समझिए, ध्यान से समझिएगा। तो R का मान हो गया मेरा 484 ओम। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए हमको कट कर कर के बनाना पड़ रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आगे देखिए। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसे 110 वोल्ट पर प्रवाहित की जाए, तो अब V बराबर, पहले 220 पर कर रहा था तो 484 ओम हुआ, अब 110 वोल्ट पर करेगा तो अब कितना एकरा में शक्ति लगेगा ये पूछ रहा है। यानी शक्ति यानी कि P कितना लगेगा। तो अब P बराबर वही फार्मूला V²/R। ठीक है, V का मान कितना? 110। दो बार लिखेंगे, 110 × 110 बटा में लिखेंगे R का मान 484। कटाइए 11 दहा में, 11 से कटाइए, 11 दहा में 110, 11 चौ 44 बचेगा 4, 11 चौ 44, ये भी कटेगा। 11 दहा में कितना हो जाएगा? 110, 11 चौ 44। तो देखिए 10 दहिया हो जाएगा 100, और 100 में 4 से भागा दे देंगे तो 25 चौके कितना होता है? 100 होता है ना। तो यानी कि 25 वाट। ठीक है, 25 वाट शक्ति लगेगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आप बढ़िया से एक जगह उतार लीजिएगा फ्रेश। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिघटना है
ये किस पर आधारित होता है? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है ना, वो कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न करना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। आगे क्वेश्चन देखिए कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तब विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो आधारित है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर है जी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। आगे समझिए लघुपथन। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? आप लोग लघुपथन नहीं पढ़े होंगे, अगर हम इंग्लिश में इसका नाम बताएं तो शॉर्ट सर्किट। सब कोई जानता होगा कि शॉर्ट कर गया, नहीं घर में शॉर्ट उठ मार देता है। तो लघुपथन के समय क्या होता है? तो प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है और धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो धारा पूछा है, तो धारा बहुत अधिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिक्रिया PbO प्लस सी रिएक्शन साइन है Pb प्लस CO, ये क्या हो रहा है? ऑप्शन है PbO ऑक्सीकृत होता है, C ऑक्सीकारक है, C एक अकारक है या यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो यहाँ से आपको याद रखिएगा कि C एक अकारक है। अब कहिएगा कैसे? तो देखिए भैया यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो जा रहा है, Pb में से हट जा रहा है ना, ऑक्सीजन C में ना आ जा रहा है, तो ऑक्सीजन का ह्रास हो जा रहा है। और किस में होता है? अपचयन अभिक्रिया में। अपचयन अभिक्रिया या अवकारक अवकरण अभिक्रिया, तो चाहे अवकारक कहिए। आगे समझिए कि निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2 देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आप याद रखिए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डुबाएंगे ना तो हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन में आप देखिए कि यदि विलयन का pH मान 13 है, तो 13 है तो क्षारक होगा, और क्षारक है तो इसका क्या अर्थ है? क्षीण माने दुर्बल, क्षीण अम्ल होगा, अम्ल तो होगा नहीं, क्षीण भास्मिक माने क्षीण माने कमजोर, भस्म भस्म माने क्षारक होता है, तो ये भी होगा नहीं, क्षीण भस्म नहीं होगा। प्रबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 13 है 14 के करीब है। ठीक है। जैसे जैसे ज़्यादा क्या होता है, क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है, जितने ही 7 से ज़्यादा में जाएंगे उतने ही प्रबल क्षारक होते जाएगा। आगे समझिए साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको याद रखना होगा कि फास्फोरस का P4 होता है। जैसे सल्फर का S8 होता है ना, उसी प्रकार फास्फोरस के क्या होता है? P4। पीतल में रहता है कॉपर और क्या रहता है? जस्ता रहता है। कॉपर और जस्ता, कॉपर और जस्ता। ऑप्शन नंबर बी। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुएं जो होते हैं विद्युत धनात्मक होती हैं। आप धातु और अधातु रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर आपके टीचर लिखवाए होंगे, तो आप देखिए वहाँ जाके देखिएगा, पहला अंतर यही लिखवाए होंगे कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। यानी धातु पर प्लस होता है और अधातु पर क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ धातु पूछा है ना, तो क्या होगा? विद्युत धनात्मक। आगे है कि चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो चुंबकीय अशुद्धि को चुंबकीय विधि से, यानी चुंबकीय विधि से इसको क्या करेंगे? दूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों में आवश्यक तत्व कार्बन है। कार्बनिक यौगिक कहा है तो कार्बन आवश्यक तत्व है। अक्रिय तत्व कौन है? तो हीलियम है। हीलियम किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। एल्किन का श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। आप लोग याद किए होंगे एल्केन का CnH2n+2, एल्किन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। अगला है कि अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। तो आप इसका आंसर याद रखिएगा कि अपमार्जक बनाने में अल्कोहल का उपयोग होता है। किसका होता है? अल्कोहल का। किसका होता है? अल्कोहल का। आगे देखिए आवर्त सारणी के वर्ग 7A में तत्व है। तो आप आवर्त सारणी पढ़े होंगे, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो आप 7 में जाके देखिएगा कि 7A में हैलोजन तत्वों को रखा गया है।
किसको, हैलोजन को, ठीक है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। आगे देखिए, आगे समझिएगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कहा है ना, तो बाएं से दाएं जाने पर इसका आंसर याद रखिए कि परमाणु जो होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये गलती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग ही करेगा, ग्रहण भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है यही पूछा है, तो इसमें कार्बोज क्या उत्पन्न होता है, बढ़िया से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ये देख लीजिए, कार्बोज, ठीक है। कार्बोज ग्लूकोज का ही एक रूप होता है। अंडाणु निषेचित होते हैं, तो अंडाणु जो होते हैं वो कहाँ निषेचित होते हैं, तो फिलोपियन नलिका में, ठीक है। आपको फिलोपियन नलिका ना पूछ के फिलोपियन ट्यूब लिखता है, इंग्लिश शब्द लिखता है ट्यूब, ऐसे आधा ट्यूब, तो आपको याद रखना है फिलोपियन नलिका या फिलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है, तो 120/80। प्रकुचन अनुशीतलन दाब क्या होता है, जब आप लोग पढ़े होंगे बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, आप लोग के चैप्टर में है कि बीपी के बारे में, तो वहाँ अनुशीतलन और प्रकुचन के बारे में पढ़े होंगे। चाहे डॉक्टर भी जाके पूछिएगा तो बीपी के बारे में बताएगा कि सामान्य जो मनुष्य का दाब होता है, रक्त दाब, वो 120/80 होता है। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, तो पत्तियां जो मुरझा जाती है इसका सबसे जिम्मेवार कारक है एब्सेसिक अम्ल। किसका है, एब्सेसिक अम्ल। अगला है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ इथिलीन, इथिलीन जो होता है, आप लोग ऐसे इथिलीन नहीं जानते होंगे, तो करवाइट जानते हैं ना कि करवाइट फल पकाने के लिए काम आता है, तो करवाइट को ही इथिलीन कहते हैं। और यही जो होता है इसी से हम फल पकाते हैं, इथाइलिन से, तो इसका नाम है करवाइट। आप लोग करवाइट के नाम से जानते होंगे, ठीक है। इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए एड्स रोग का प्रमुख कारक क्या है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा असुरक्षित यौन संपर्क, ठीक है। तो ये असुरक्षित यौन संपर्क के कारण एड्स रोग फैलता है, ठीक है। असुरक्षित यौन रोग, अब यौन रोग, यौन संपर्क करने पर असुरक्षित, ये क्या होता है कि अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ आप यौन संबंधी कोई कार्य करते हैं तो वहाँ से आपको एड्स रोग पकड़ने की आशंका होती है। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ एवं पंछी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है। चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख किस प्रकार के जो है अंग के उदाहरण है, यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर याद रखिएगा समजात अंग। किसका, समजात अंग के, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे तो याद रखे होंगे। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार इनकी बाह्य रचना में परिवर्तन होती है, ऐसे अंग को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा समजात अंग, ठीक है। जो उत्पत्ति के आधार पर सेम, बाकी उनका कार्य अलग अलग हो तो उनके क्या कहेंगे, समजात अंग। आगे है कि कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, तो कृत्रिम पारितंत्र का जो क्या है, बगीचा और खेत, बगीचा और खेत खुद से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, तो इनमें से पेड़ों की अनाधुन कटाई संरक्षण करने के लिए कह रहे हैं ना, कि वनों को संरक्षण करने के लिए किन प्रकार के क्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, तो इनमें से सभी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। किसको, इनमें से सभी को, इनमें से सभी को नियंत्रित हो जाएगा तो वन का संरक्षण हो जाएगा। आगे है
कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आमीटर निम्न में से किसे मापा जाता है? तो विद्युत धारा को। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष, निकट आ गया ना, निकट 3 अक्षर के है ना, तो अवतल लेंस मारिए। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग जो होते हैं वो पुष्प में पाए जाते हैं, फूल में। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे को चुना? तो मटर के पौधे का उपयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। आगे है कि ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। ऑप्शन नंबर बी। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है। आगे है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों को दांतों को बढ़ा के प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ द्वारा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का। आगे है कि किस दर्पण में केवल आभासी माने काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो समतल और उत्तल दोनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, समतल और उत्तल। मोटर चालक के सामने साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। आप लोग जानते होंगे उत्तल दर्पण। आगे क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। कन्हैया जी, ऑप्शन नंबर डी, दर्पण का द्वारक। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो F = R/2। F बराबर क्या है? R/2, यानी फोकस दूरी त्रिज्या के आधी होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो काल्पनिक होता है, आभासी माने काल्पनिक, और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी। सोलर कुकर में किस प्रकार का दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का। ठीक है। आगे है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? तो सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए। आवर्धन अगर माइनस में आ जाए तो वास्तविक उल्टा, अगर आवर्धन प्लस में आ जाए तो काल्पनिक और सीधा। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है तो संभवतः क्या है? तो समतल दर्पण है। कहीं भी खड़ा रहिए, अगर बराबर बनता है और सीधा बनता है तो समतल दर्पण है। आगे है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो अवतल दर्पण में है ना, तो P और F के बीच में। ठीक है, P और F के बीच में, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो धनात्मक। आवर्धन प्लस में है तो आवर्धन प्लस में क्या होगा? काल्पनिक और सीधा होगा।
आगे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा आवर्धित माने बड़ा, और काल्पनिक भी बनता है तो अवतल दर्पण में बनता है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? आर दिया है 32 सेंटीमीटर, तो एफ ज्ञात करना है। फोकस दूरी कौन पूछ रहा है? तो एफ बराबर r/2, तो यानी कि 32 बटे में 2, 16 दूनी के 32, यानी 16 ना आ गया तो +16 होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला है क्वेश्चन कि प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है, तो प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आगे देखिए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। संयुग्मी फोकस केवल संभव है केवल दर्पण अवतल दर्पण में, लेंस कहता तो उत्तल लेंस में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? वक्रता यहाँ दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, तो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु जो कहलाता है पी कहलाता है। ठीक है, आप दर्पण बना लीजिए, चाहे उत्तल चाहे अवतल। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, पी पोल। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। फोकस दूरी चाहे त्रिज्या अनंत होगा। हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे है कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है m बराबर 1। देखिए, समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर होता है, तो h' बटे h होता है ना, m बराबर, तो h' से दोनों बराबर होता है तो कटा देंगे तो कितना बचेगा? एक ही ना बचेगा। तो समतल दर्पण में क्या होता है? m बराबर 1 होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। गाड़ियों के अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट। क्या होता है? हेडलाइट। गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। आगे है कि दर्पणों के प्रयोग से सभी दूरियां मापी जाती है, तो दर्पण के ध्रुव से। दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां कहाँ से? दर्पण के ध्रुव से। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत क्या होता है? विस्तृत होता है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध क्या है? तो आप सबका निकाल के देखिएगा पारी पारी। ऐसे तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कैसे सही है, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो यू से एफ में करेंगे यू एफ होगा, प्लस भी में एफ से करेंगे भी एफ होगा, बराबर यू भी हो जाएगा। अब क्या होता है नियम कि सभी पदों में यू भी एफ से भाग देने पर, तो यू एफ बटा में यू भी एफ अब प्लस एफ भी बटा में यू भी एफ, और एक और है बराबर यू भी बटा में यू भी एफ। देखिए यू एफ से यू एफ कटेगा, एफ भी से भी एफ कटेगा, चाहे एफ भी कटेगा, और यू भी से यू भी कटेगा, बचेगा 1/भी प्लस 1/यू बराबर 1/एफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है।